हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे क्लास +1 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आज के इस लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी स्टैट्स, या स्टैट्स हमें डिफरेंट फील्ड्स में किस तरह हेल्प करता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करके। यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंस, फंक्शन और रोल भी आ सकता है क्वेश्चन में। व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टैट्स? सो इन तीनों क्वेश्चन में आप ये वाले पॉइंट्स जो अब हम डिस्कस करेंगे वो आप लिख सकते हो। इससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो मैं करवा चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसके बाकी टॉपिक्स को चेक कर सकते हो। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। फर्स्ट पॉइंट है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो स्टैटिस्टिक्स है ना, वो हमारी इकोनॉमी में होने वाली सभी प्रॉब्लम्स को एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में डिस्क्राइब करता है। ये हो गया इस पॉइंट का मतलब। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है। क्वांटिटेटिव मीन्स डिस्क्राइबिंग इन नंबर, ऐसा डेटा जिसको हम नंबर्स में डिस्क्राइब कर सके, 1 2 3 ये सारे एस्पेक्ट्स में। प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड इन क्वांटिटेटिव फॉर्म फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने किसी भी प्रॉब्लम को समझना है तो अगर उसको आप न्यूमेरिकल फॉर्म में डिस्क्राइब कर दो ना, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर हो जाता है अंडरस्टैंड करना। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, आपने प्राइस लेवल देखना है, प्राइस का लेवल आपने चेक करना है। यहाँ पे मैं 2 साल ले रही हूँ, एक मैंने लिया 2019 और एक साल लिया मैंने 2020, प्रेजेंट जो ईयर है हमारा। अब मैंने आपको बोल दिया कि इस साल ना प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। सिंपली मैंने आपको बता दिया इस साल प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं चीज़ों के, जितना भी मार्केट में सामान अवेलेबल है। एक चीज़ मैंने ये बोली। दूसरी चीज़ मैंने बोली आपको कि लास्ट ईयर अगर प्राइजेज़ इंक्रीज़ हुए थे तो 10% इंक्रीज़ हुए हर चीज़ के, लेकिन इस साल प्राइस जो है वो 15% इंक्रीज़ हुए। इस साल जितने भी प्राइजेस थे वो कितने परसेंट इंक्रीज़ हुए? 15%। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे कि आपको कौन सा डेटा रेलिवेंट लग रहा है। ये वाला कि इस साल जो है वो प्राइजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, या ये वाला कि 2019 में प्राइजेस जो थे वो 10% से इंक्रीज़ हुए थे और 2020 में जो इनका रेट है वो 15% हो गया। डेफिनेटली नंबर्स वाला डेटा आपको इजी लग रहा है समझना और डिस्क्राइब करना, इसलिए स्टैट्स जो है वो प्रॉब्लम को क्वांटिटेटिव फॉर्म में जो है वो डिस्क्राइब करती है। रीज़न क्या है क्वांटिटेटिव फॉर्म में डिस्क्राइब करने का? ताकि हमें उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप अब +1 में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को स्टडी करोगे और +2 में फर्दर कुछ प्रॉब्लम्स को स्टडी करोगे, जिनमें से कुछ प्रॉब्लम्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जॉब वगैरह ना मिलना। तो मैं आपको अगर बताऊं कि इंडिया में जो है एट प्रेजेंट 40% लोग अनएम्प्लॉयड हैं, अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ 10% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ये चीज़ आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रही है, या मैं इतना बोल दूं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इंडिया में 40% है और अमेरिका में 10% है। इस चीज़ ने आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है राइज इन प्राइस। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि प्राइजेस का राइज होना। फिर थर्ड है श्रिंकिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इम्पोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट जो है वो आई से स्टार्ट होता है। आई का मतलब होता है इन, मतलब वो सामान जो हमारी कंट्री में आ रहा है बाहर से। एक्सपोर्ट का मतलब होता है हमारी कंट्री दूसरी कंट्रीज़ को सामान भेज रही है। हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, जैसे अब कोविड-19 जो है फैला हुआ है, जिस वजह से एक्सपोर्ट्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान नहीं जा रहा, तो ये भी क्या है? एक प्रॉब्लम है जिसमें एक्सपोर्ट्स जो हैं वो श्रिंक हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इसका भी हमारी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। फर्स्ट टास्क ऑफ इकोनॉमिस्ट इज टू डिफाइन द प्रॉब्लम इन क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। इकोनॉमिस्ट यहाँ पे एक टर्म आई है। इकोनॉमिस्ट का मतलब होता है द पर्सन हु स्टडी इकोनॉमिक्स। वो पर्सन्स जो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं इकोनॉमिस्ट। इसलिए जब भी हम किसी इकोनॉमी के प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं ना,
तो वो प्रॉब्लम को स्टडी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इकोनॉमिस्ट की। जैसे कि अगर हम अपनी मेडिसिन वगैरह लेने जाएँ तो हम किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, लॉयर के पास थोड़ी जाएंगे। उसी तरह इकोनॉमी की कोई भी प्रॉब्लम को स्टडी करना हो तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? इकोनॉमिस्ट की। सो इकोनॉमिस्ट जो है वो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं क्वान्टिटेटिव फॉर्म में। आई होप अब आपको ये पॉइंट डिटेल में समझ लग गया कि क्यों हम स्टैट्स में डेटा जो है वो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में डिस्क्राइब करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे दो टर्म्स हैं, कॉज है और इफेक्ट है। मतलब एक कोई भी प्रॉब्लम है उसका कोई कारण होगा, ओके, और उसका कोई इफेक्ट होगा। अब किसी पर्सन को कोल्ड हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है? कोल्ड। कोल्ड क्यों होगा? कॉज होगा कोई ना कोई, हो सकता है उस पर्सन ने आइसक्रीम खाई हो तो उसको क्या हो गया? कोल्ड हो गया। और उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? उसका हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, थ्रोट में पेन हो रही है, आईज में से पानी निकल रहा है। बहुत सारे इफ़ेक्ट हो सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के। इसलिए इकोनॉमिक्स में भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बहुत से कारण होते हैं और उनका इफ़ेक्ट भी पड़ता है। देखिए पॉइंट की एक्सप्लेनेशन क्या है। एनालिसिस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज़ एनालाइज्ड बाय इकोनॉमिस्ट्स। हमारी जो इकोनॉमी के इकोनॉमिस्ट्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली चेक करते रहते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में है। वी कैन डायग्नोज दी प्रॉब्लम एंड मेक करेक्ट एफर्ट्स। अगर टाइम पे हम उन प्रॉब्लम्स को डायग्नोज कर पाएँ, डायग्नोज का मतलब होता है आइडेंटिफाई। अगर हमने उन प्रॉब्लम्स को टाइम पे आइडेंटिफाई कर लिया तो डेफिनेटली हम एफर्ट्स लगा सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आपको बताई हुई है। आप सपोज करो, एग्जांपल लेते हैं, आप जो है वो मार्केट में पेन खरीदने गए हो। आगे आपके पास ₹10 होते थे तो आप ₹10 के 2 पेन खरीदते थे। इट मीन्स एक पेन कितने का था? 5, और दूसरा पेन भी ₹5 का। लेकिन अब प्राइस इंक्रीज हो गया है। अब आप ₹10 लेके गए मार्केट में और उस दुकानदार ने आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पेन दिया। इट मीन्स यहाँ पे प्राइस जो है वो ₹5 से कितना हो गया? उस पेन का ₹10 हो गया। आगे आप ₹10 की 2 चीज़ें खरीदते थे। यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्राइस, यहाँ पे बना लेते हैं हम टेबल। प्राइस और डिमांड लिखा हुआ है। प्राइस पहले था हमारे पास ₹5 एक पेन का, तो आप कितने पेन खरीद लेते थे? 2। अब प्राइस बढ़ के कितना हो गया? ₹2, और आप कितने पेन खरीद रहे हो? सॉरी, प्राइस बढ़ के हो गया ₹10, और अब आप कितने पेन खरीद रहे हो? उससे सिर्फ और सिर्फ एक पेन खरीद रहे हो। मतलब रीज़न क्या है? प्राइस का बढ़ना। और उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ? आपकी जो डिमांड है वो कम हो गई। ये कंसेप्ट आपका थ्रू ऑन इकोनॉमिक्स में यूज़ होगा कि प्राइस बढ़ गया और उससे डिमांड जो है वो कम हो गई। ठीक है, ये जस्ट मैंने एक पेन की एग्जांपल ली थी आपको कॉज एंड इफेक्ट समझाने के लिए कि एक पर्टिकुलर कारण की वजह से दूसरी चीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। यहाँ पे हम इफ़ेक्ट देखते हैं प्राइस का डिमांड के ऊपर, कि जैसे ही किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तो उसकी जो डिमांड है वो हो जाएगी कम। अब कम लोग उसको खरीदेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थेरीज एंड मॉडल्स। यस, जो इकोनॉमिक्स है उसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट थेरीज और मॉडल्स को बनाने के लिए हमारी इकोनॉमी के। हमने साइंस सब्जेक्ट पढ़ा है क्लास 10th तक, उसमें हमने बहुत सारी थेरीज पढ़ी हैं, बहुत सारे मॉडल्स पढ़े हैं, जिसको स्टडी करके हमें पता चलता है कि साइंस कैसे वर्क करती है। हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट का एंगल रिफ्लेक्शन के एंगल के बराबर होगा। हमेशा ये चीज़ जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन भी कितने डिग्री पे होगी? 90 डिग्री पे। ये एक लॉ है जो हमने साइंस में पढ़ा। इसी तरह हम इकोनॉमिक्स में भी ऐसे ही लॉज को पढ़ते हैं। अब पहले इनका मीनिंग देखते हैं। थेरी मीन्स जर्नल आइडिया और प्रिंसिपल। कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड पे डिस्कस किया, प्रिंसिपल था कि जैसे जैसे एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता जाएगा उसकी जो डिमांड है वो कम होती रहेगी, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है
और आप सामान कम खरीदोगे। मॉडल मीन्स अ सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मॉडल का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी गाइडलाइंस जो एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करती हैं। These theories and models helps in developing relationship between variables। ये मॉडल्स हमें हेल्प करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए। अब यहाँ पे रिलेशनशिप किसके बीच में हमने स्टडी किया? प्राइस और डिमांड। अब आप अपने माइंड में सिर्फ यही कंसेप्ट रखो और इसके बेसिस पे आपके सारे फंक्शंस जो है वो ईजिली हो जाएंगे। यहाँ पे आप दो वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हो, वेरिएबल 1 इज़ प्राइस एंड वेरिएबल 2 इज़ डिमांड। इन दोनों वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हो और इनको स्टडी करके आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे प्राइस एक कमोडिटी का बढ़ता है तो उसके साथ उसकी डिमांड जो है वो कम होती है। हमने स्टडी किया और हमने लॉ बनाया कि प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप जो होता है वो होता है इनवर्स, उल्टा, कि एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ हो रही है कम। ओके, ये हो गया हमारा पॉइंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मीन्स मेकिंग प्रिडिक्शंस रिगार्डिंग इकोनॉमी। हम फ्यूचर के रिगार्डिंग प्रिडिक्शन करते हैं कि आज हमारी इकोनॉमी जो है वो अप जा रही है, क्या अगले साल में भी हमारी जो इकोनॉमी है वो अप जाएगी या कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आएगी। इस चीज़ को जब हम स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमिस्ट मेड दी असेसमेंट ऑफ डिफरेंट इवेंट्स। बहुत सारे इवेंट्स को इकोनॉमिस्ट जो हैं वो स्टडी करते हैं। सबसे पहला इवेंट वो स्टडी करते हैं प्राइस लेवल, कि प्राइस बढ़ेगा या कम होगा। हर साल हम देखते हैं कि साल के जो मिड में ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि सारी चीज़ों का प्राइस बढ़ जाता है। अगर हम अनियंस की बात करें तो एक टाइम ऐसा होगा जब आपको ₹10 में 1 kg अनियन मिल जाएगा, लेकिन साल में एक बार ऐसा ज़रूर होता है कि प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होता है, जहाँ पे आपको अनियन ₹10 के मिलते हैं और उनका प्राइस बढ़ के जो है वो कभी कभी ₹100 भी हो जाता है। तो हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो स्टडी करते रहते हैं कि कब इन चीज़ों का प्राइस इंक्रीज़ होगा और कैसे इसके इंक्रीज़ को रोका जा सकता है। तो वो आइडेंटिफाई करते हैं प्राइस लेवल को, फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं कि बेरोज़गारी, लोगों को जॉब क्यों नहीं मिल रही और किस तरह उनको जॉब जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। इकोनॉमिस्ट मेड दी फोरकास्टिंग फ्रॉम दी स्टेटिस्टिकल ट्रेंड्स एंड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप फ्रॉम के स्पेलिंग ठीक कर लेना, एम आना है यहाँ पे, ठीक है। इकोनॉमिस्ट जो है वो फोरकास्टिंग करते हैं, कहाँ से करते हैं? फ्रॉम दी स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की होती है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। उस सारी इन्फॉर्मेशन को वो यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। अब हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इकोनॉमिस्ट जो हैं वो डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाएंगे। पॉलिसी मीन्स प्लान्स। पॉलिसी का मतलब कुछ प्लान्स जिनको यूज़ करके हम इन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल स्टडी करेंगे, ध्यान से देखना इसको। टैक्स इज़ द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। जो सरकार है उसकी कमाई कहाँ से होती है? टैक्स से होती है। जो हम लोग डिफरेंट चीज़ों के टैक्सेस पे करते हैं, पब्लिक टैक्सेस पे करती है, वो हमारी सरकार का क्या होता है? इनकम होता है, जिसको वो फर्दर हमारे ऊपर ही खर्च करती है डिफरेंट पॉलिसीज़ बना के। फाइनेंस मिनिस्टर, यहाँ पे बच्चे मिनिस्टर के स्पेलिंग आप ठीक कर लेना, MINISTER। फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड्स व्हेन टू इंक्रीज और डिक्रीज द टैक्स रेट। फाइनेंस मिनिस्टर ये चीज़ डिसाइड करता है कि कब उसने टैक्स रेट इंक्रीज़ करना है और कब उसने टैक्स रेट डिक्रीज़ करना है। थ्रू स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट कम टू नो अबाउट 2 फैक्ट्स। ये सारी चीज़ें वो कैसे डिसाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करके डेटा इकट्ठा किया होता है और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि टैक्स रेट उन्होंने कितना रखना है। ये जो है वो टैक्स रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कितनी इनकम चाहिए उसके ऊपर, और टैक्स पेइंग कैपेसिटी ऑफ पीपल, लोग कितना टैक्स पे कर सकते हैं। अगर बिजनेसमैन जितने भी हैं ऑन एन एवरेज 20% टैक्स पे कर सकते हैं तो गवर्नमेंट उनसे सिर्फ इतना टैक्स ही लेगी, इससे ज़्यादा टैक्स उनसे नहीं लिया जाएगा। सो
उनकी रिक्वायरमेंट्स को देख के जो है वो डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जांपल ली गई है टैक्स की। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बैलेंस, बैलेंस रखना। यहाँ पे आप ये फिगर देख रहे हो, यहाँ पे जितने भी आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो सारे क्या हैं, अनबैलेंस्ड है। आपने सी सॉ देखा होगा, देखा है ना। तो जब वो सी सॉ बिल्कुल बराबर होता है, दोनों साइड्स पे बराबर भार है, तो वो एकदम स्टेबल हो जाता है। उस सिचुएशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन ना कमी है जिसमें और ना ही एक्स्ट्रा चीज़ अवेलेबल है। बैलेंस का किसके पर्सपेक्टिव से चाहिए, कंज्यूमर के लिए भी और प्रोड्यूसर के लिए भी। मतलब प्रोड्यूसर चाहता है जितना उसने बनाया है उतना बिक जाए, और कंज्यूमर चाहता है जितनी उसकी जेब में पैसे हैं उतने पैसे में उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। इसलिए ये दोनों बंदे ये चाहते हैं कि उनकी लाइफ में इक्विलिब्रियम जो है वो बना रहे। अ पॉइंट एट विच प्रोड्यूसर फाइंड्स हिज मैक्सिमम प्रॉफिट, जहाँ पे उसका सारा सामान बिक जाए और उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। अ पॉइंट एट विच कंज्यूमर फाइंड हिज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और वो पॉइंट जिसमें कंज्यूमर जो है वो मैक्सिममली सेटिस्फाई हो जाए। हमने यही बात की है। Statistical methods are used by economists that help in discovering that how profits of producer and satisfaction of consumer will be maximized. जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करके ये चीज़ ढूंढते हैं कि किस तरह एक प्रोड्यूसर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, और एक जो कंज्यूमर है वो अपनी लिमिटेड सी इनकम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेटिस्फेक्शन ले सकता है। ये सारा काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टैट्स की। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन, मींस कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। जैसे कि सेक्टर्स का मतलब होता है डिपार्टमेंट्स। जैसे कि आप स्कूल्स में आपने देखा होता है ना कि डिपार्टमेंट्स अलग बनते हैं, हिंदी का डिपार्टमेंट अलग है, पंजाबी का अलग है, फिर इंग्लिश का अलग हो जाएगा, साइंस का अलग डिपार्टमेंट है। तो कई बार डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का कंपैरिजन हो जाता है कि इस साल हिंदी डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ज़्यादा स्कूल में इवेंट्स करवाए हैं एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ स्कूल। उसी तरह हमारी इकोनॉमी में भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जैसे प्रोड्यूसर का सेक्टर हो गया, कंज्यूमर का सेक्टर हो गया, फिर अर्बन सेक्टर हो गया, रूरल सेक्टर हो गया। इस तरह बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं वो हमारी इकोनॉमी में हैं। जब इन दोनों का कंपैरिजन हो जाता है उसको कहा जाता है इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन। और यहाँ पे in intersectoral comparison we make comparison of magnitude of unemployment across rural and urban sectors। अब आपने अनएम्प्लॉयमेंट स्टडी करनी है तो आपने दो सेक्टर्स लिए हैं, एक रूरल लिया है और एक अर्बन लिया है, और अब आप ये चेक कर रहे हो कि ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है। यू आर चेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि किस सेक्टर में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, रूरल सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है या अर्बन सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। जब आप ऐसे स्टडी करते हो तो उस कंपैरिजन को कहा जाता है इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन्स। फिर आता है हमारे पास इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन, जिसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम ओवर द टाइम, कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कितना चेंज आया है टाइम के साथ। वो प्रॉब्लम बड़ी है, कम हुई है या उतनी ही है जितनी वो स्टार्टिंग में थी। अब यहाँ पे बात की जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट की ही। इंटरटेम्पोरल मेक द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट प्लान पीरियड्स। डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट प्लान्स अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए बनाए गए थे, उन सारे प्लान्स का क्या फ़ायदा मिला, इस चीज़ को जो है वो स्टडी किया जाता है। ये थे बच्चे हमारे पॉइंट्स जो हमने स्टडी किए हमारी इम्पॉर्टेंस और फंक्शंस को लेके। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में लग गए होंगे। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या हमारा रिमार्केबल स्टडीज़ का इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली मुझसे जो है वो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ लग गया होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर देना इस वीडियो को और शेयर भी कर देना, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने अभी ये टॉपिक्स पढ़ने हैं वो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ लें
और अगर आपको ये टॉपिक समझ लग गया है तो इट्स वेल एंड गुड। थैंक यू, बाय बाय। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।